Let's start the today's class with our chapter tissues. Okay, so in today's lecture we are going to study about what are muscular tissues. Okay, so muscular word is derived from the word muscle. मसल का मतलब क्या होता है? मांस. ओके, मसल का मतलब क्या होता है? जो हड्डियों के ऊपर आपका जो मांस होता है वही होता है मसल. ओके, एंड द मसल हेल्प्स अस और द मसल हेल्प्स एनिमल्स फॉर मूवमेंट्स. हमको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मसल्स की ही ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, हमारी हड्डियों के ऊपर जो कवरिंग होती है वो मसल्स की ही होती है. मसल्स की वजह से हम मूव कर पाते हैं, क्योंकि मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, यानी सिकुड़ती हैं और स्ट्रेच होती हैं. तो वही स्ट्रेचिंग और सिकुड़ने से, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होता है. मूवमेंट यानी चलना फिरना. ओके, तो मस्कुलर टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, व्हाट आर मस्कुलर मूवमेंट्स. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि हार्ट की मसल्स का काम क्या होता है. फिर हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. नर्वस टिश्यू के पार्ट पढ़ेंगे क्या होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों. ओके, सो बिफोर मूविंग टू टुडेज लेक्चर, लेट्स टेक अ क्विक recap of what we have studied in the previous lecture. So in the previous lecture we studied about epithelial tissues. Okay, so what are epithelial tissues? Epithelial tissues are the tissues which provide the covering of our body. हमारी बॉडी जिस चीज़ से कवर है बाहर से उसको बोलते हैं स्किन. ठीक है, हमारी चमड़ी ही हमारी बॉडी को कवर करके रखी है. ओके, सो ये स्किन जो है वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अपनी बॉडी की कवरिंग, साथ में अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, लिवर हो, ओके, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, सब की कवरिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से की जाती है. ओके, तो ये कवरिंग करने का क्या सिग्निफिकेंस है, या कवरिंग क्यों की जाती है? कवरिंग इसलिए की जाती है ताकि वो जो ऑर्गन के अंदर कंटेंट भरा हुआ है, ऑर्गन के अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं वो दूसरे ऑर्गन से मिक्स ना हो जाएं. अगर कवरिंग नहीं होगी तो एक ऑर्गन में जो चीज़ है वो दूसरे ऑर्गन से मिक्स हो सकती है. जैसे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, फूड आके डाइजेस्ट होता है. ठीक है, वहीं लिवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, या कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं. तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर स्टमक में कवरिंग नहीं होगी तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो जाएगा लिवर के जूस से. ओके, तो बॉडी में जो है रिएक्शंस होने लगेंगे अजीब अजीब टाइप के. ओके, सो इसलिए हर एक ऑर्गन को कवर करना ज़रूरी है. तो वो कवरिंग जो है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. ठीक है, अब मैंने बोला था एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू कई पार्ट्स में डिवाइड होता है. ओके, जैसे दो तरह से डिवीजन होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का. एक वो कैसे दिखते हैं, और एक उनमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कितनी परत होती है. ओके, सो दिखने के बेसिस पे तीन तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं. पहले स्क्वामस, ये दिख रहा होगा आपको, स्क्वामस. स्क्वामस जो है वो लैटिन वर्ड है. ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है स्केल ऑफ अ स्नेक और अ सरपेंट. मतलब किसी सांप की जैसे चमड़ी होती है ना, उस तरह से दिखने वाले जो सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं वो होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम. तो आप देख पा रहे होंगे स्क्वामस जो है वो थोड़ा थोड़ा सांप की स्किन जैसे दिख रहे होंगे. ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम पहला पार्ट हो गया. दूसरा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरा हो गया कॉलमनार एपिथेलियम. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसी दिखती है? क्यूब के जैसी दिखती है. ठीक है, क्यूब आपने स्टडी किया होगा मैथ्स में. ओके, तो क्यूब जो होता है उसके जैसी दिखती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बनती है. कॉलमनार एपिथेलियम लंबे लंबे कॉलम होते हैं रेक्टेंगल जैसे, उनसे मिलकर बनती है कॉलमनार एपिथेलियम. ओके, सो
एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलुमनार। अब दूसरा, ये तो लुक्स के बेसिस पर हो गया, यानी कैसे दिखते हैं वो। एक एक सांप की चमड़ी जैसे दिखते हैं वो होते हैं स्क्वामस, क्यूब जैसे दिखते हैं वो होते हैं क्यूबॉइडल, कॉलम जैसे लंबे लंबे दिखते हैं तो वो हो गए कोलुमनार। ओके, अब अगर स्क्वामस एपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कोलुमनार एपिथेलियम सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। ओके, या फिर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा लेयर्स हैं तो स्ट्रैटिफाइड। ओके, सिंपल नहीं बोलते उसको, उसको स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं अगर एक से ज़्यादा लेयर है तो, और अगर एक ही लेयर है तो उसको बोलेंगे सिंपल। ओके, तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही क्लियर है, बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक सेल, हर एक टिश्यू का जो कनेक्शन बैठा है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आपस में। ओके, जो अपने सर का जो स्कल है वो जुड़ा हुआ है नेक की हड्डी से, नेक की हड्डी जुड़ी हुई है थोरैक्स की हड्डी से, थोरैक्स की हड्डी जुड़ी हुई है हाथों की हड्डियों से। ठीक है, और नीचे की तरफ पेल्विक गर्डल से, पेल्विक गर्डल जुड़ी हुई है पैरों की हड्डियों से। तो सारी हड्डियां आपस में कनेक्टेड होती, तो इसीलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एक और एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? ब्लड को बेसिकली बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि ब्लड पतला होता है पानी जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, कनेक्टिव क्योंकि ये कनेक्ट करके रखता है हर एक सेल को दूसरे सेल से, क्योंकि सारे सेल किस में डूबे हुए होते हैं? ब्लड में डूबे हुए होते हैं। ठीक है, अब टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा के अलावा 3 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड को बोलते हैं फ्लूइड क्योंकि वो बहता है, कनेक्टिव क्योंकि वो कनेक्ट करके रखता है सारे सेल्स को, और टिश्यू क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। ओके, इसीलिए ब्लड को बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब बोन जो है, बोन की मैं बात करूं, ब्लड के बारे में एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं दोस्तों, कि ब्लड जो होता है बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। ब्लड को सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोलते हैं, आपको पता है ये बात? सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होता है ब्लड। और सबसे ज़्यादा हार्ड टिश्यू कौन सा होता है बॉडी में? बोन। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। ब्लड और बोन दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? कनेक्टिव टिश्यू के। एक सबसे सॉफ्ट टिश्यू है और एक सबसे हार्ड टिश्यू है। ओके, सो ब्लड के बारे में हम और चीज़ें देख लेते हैं। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। मैट्रिक्स मतलब होता है जो बेस होता है ब्लड का, जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, लिक्विड पोर्शन। ओके, तो जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। ओके, ये प्लाज्मा किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ये कुछ प्रोटीन होते हैं और 90% वाटर होता है। तो 90% वाटर और कुछ प्रोटीन्स और WBC से मिलकर बन जाता है प्लाज्मा। ओके, सो प्लाज्मा के अलावा जो होते हैं वो होते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड में क्या क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल 3 तरह के होते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स यानी एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है वाइट। ओके, और WBC क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, सो ये 3 जो हैं वो सेल्स होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ब्लड में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ये प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ब्लड का वो होता है हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, क्योंकि हर एक सेल जो होता है वो ब्लड में डूबा हुआ होता है।
जहाँ भी आप काटेंगे वहाँ खून निकलता है, इसका मतलब हर एक सेल किस में डूबा हुआ है, ब्लड में। तो ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हर एक सेल तक। अब हर एक सेल तक क्यों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि और सेल जो है वो तभी काम करेगा जब उस पर ऑक्सीजन होगी। सेल जिंदा तभी रह पाएगा जब उस पर ऑक्सीजन होगी। ओके, सो ब्लड वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, लंग्स से लेकर हर एक सेल तक। ओके, अब ब्लड का और भी काम होते हैं, जैसे कुछ गैसेस को और ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फूड को जो डाइजेस्टेड फूड होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी ब्लड में फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, कुछ फैट्स वगैरह भी ब्लड में फ्लो हो रहे होते हैं लिम्फ के थ्रू। ओके, तो वो जो फैट्स है वो जब डाइजेस्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में, तो वो पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स कहाँ डाल दिए जाते हैं, ब्लड में ही डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि अपनी बॉडी में मैसेज या सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं ब्रेन को। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, एक हार्मोन का एग्जांपल है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को बोलते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन, एफ हार्मोन। ठीक है, ट्रिपल एफ हार्मोन का मतलब क्या है, फियर, फ्लाइट और फाइट हार्मोन। फियर मतलब क्या होता है, डर। तो जब अपन को डर लगता है तब ये एड्रेनलिन रिलीज होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने, अजीब टाइप का लगने लगता है। ओके, दूसरा है क्या, फाइट। जब अपनी लड़ाई होती है किसी से तब एड्रेनलिन रिलीज होता है। और फ्लाइट, जब हम कहीं से गिर रहे होते हैं या ऊपर से कूद रहे होते हैं तो ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये ब्रेन को ऐसा इंडिकेट करता है ताकि ब्रेन बॉडी को प्रिपेयर कर सके आने वाले खतरे के लिए। ओके, सो एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो हार्मोन आप समझ गए, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल देते हैं। ठीक है, अब बोन की बात करें। बोन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है या बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सो बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है, बोन्स बनाती हैं। ठीक है, बोन किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम फॉस्फेट के मिलकर बनती है। ठीक है, अब बोन से बोन को यानी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन जोड़ कर रखता है, ये होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका हाथ जो बीच से मुड़ जाता है, जगह जगह से मुड़ जाता है, तो जॉइंट्स के बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसके कारण मुड़ जाता है। ठीक है, वो लिगामेंट फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, हड्डियों को मसल से कौन चिपका कर रखता है, तो हड्डियों को मसल से जोड़ कर रखने वाला होता है टेंडन। ओके, सो मसल टू बोन इज जॉइंड बाई टेंडन्स, वेयर एज बोन टू बोन इज जॉइंड बाई लिगामेंट। ओके, सो ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। ठीक है, एक और तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। अब कार्टिलेज का एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप अपने कान देख लीजिए, कान को जैसे भी मोड़ो वो वापस से उसी शेप में आ जाता है। ओके, तो ये एक तरह की पतली बोन ही होती है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है वो एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि अपने कान, नाक, नाखून, ओके, इन सब में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया क्या होता है, ये जो गले में जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसके अंदर एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, और ट्रैकिया में भी क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट, सॉरी लिगामेंट बोल रहा हूँ। ट्रैकिया में भी क्या प्रेजेंट होता है, अपना कार्टिलेज। ओके, सो कार्टिलेज बहुत जगह प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। मेन जगहों का नाम मैंने बता दिया है। कार्टिलेज नाक में प्रेजेंट होती है, कान में प्रेजेंट होती है। ये बोन से कैसे अलग है, बोन को आप मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, वो मुड़ती नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज टूटती नहीं है। ओके, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू का मेन काम होता है बॉडी में, बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना, या हम जो चल फिर पाते हैं वो मस्कुलर टिश्यू के कारण ही चल फिर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मसल फाइबर्स होते हैं जिससे मस्कुलर टिश्यू बनता है। वो मसल फाइबर्स कौन से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, वो आप 11th में पढ़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ।
तो मसल्स में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो जैसे आप प्रोटीन खाते हैं आपके अंदर शक्ति आ जाती है, वैसे मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जिससे मसल्स को ताकत मिलती है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करवाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है मसल्स को, यानी मसल्स को खींचता और रिलैक्स करता है। ओके, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की मदद से ही मसल्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ मसल्स को हम मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे पैर हिला सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं, सर हिला सकते हैं, कमर हिला सकते हैं। ठीक है, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये जो जितने भी मसल्स इन्वॉल्व हैं इन एक्टिविटीज़ में, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मसल्स को हम कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे क्या आप अपने हार्ट को धड़कने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, तो ये अपने बस के बाहर होता है। क्या आप खाना जो पहुंच रहा है बॉडी के अंदर, उस खाने को रोक सकते हैं कि बीच में अटका दें, हम स्टमक तक पहुँचे ही नहीं? नहीं रोक सकते। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स अपनी मर्ज़ी से हो पाती हैं, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, खाना पीना। ठीक है, खाना मतलब इन द सेंस खाने को हाथ से उठाकर मुंह में डालना। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स जो होती हैं, ये होती हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से। ठीक है, हमारी इच्छा से हमारी मसल्स अगर काम करें तो वो मूवमेंट होती है वॉलेंट्री मूवमेंट्स। और जिसमें हमारी इच्छा नहीं, मतलब हमें इच्छा की ज़रूरत नहीं होती, यानी मसल्स को परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी मूवमेंट होती इनवॉलेंट्री। जैसे हार्ट का धड़कना, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो ऐसा थोड़ी ना कि आप बोल दीजिए कि अब रुक जाओ तो रुक जाता है हार्ट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो चलता रहता है थ्रू आउट। वैसे ही हम जैसे खाना खाते हैं, तो खाना जब अंदर जाता है तो वो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, हम बीच में रोक नहीं सकते खाने को, वो एक बार चला गया तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे बस में नहीं हो, ऐसे मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? चलना फिरना जो हमारे बस में होता है, पैर हिलाना, हाथ हिलाना। ठीक है, तो ये सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। बट खाने का अंदर जाना बॉडी में, ब्लड का बहना, हार्ट का धड़कना, ये सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, ये अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, अब कुछ मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियस सी बात है स्केलेटन में, यानी जो अपनी हड्डियाँ होती हैं उनसे जो जुड़ी हुई, उनसे चिपकी हुई जो मसल्स होती हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल्स। ओके, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? ये बॉडी को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, यानी चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ओके, तो अगर आप इन स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो इनमें कुछ पट्टियाँ पाई जाती हैं लंबी लंबी, जैसे ये डायग्राम में बना हुआ है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो डायग्राम बी है उस पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी पट्टियाँ हैं। तो इन पट्टियों को बोलते हैं स्ट्राइशंस या बैंड्स। ठीक है, तो ये स्ट्राइशंस किसकी मदद से होते हैं? ये जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं ये स्ट्राइशंस। ठीक है, ये स्ट्राइशंस क्या होते हैं? जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है, तो एक्टिन गाढ़ा होता है, मायोसिन पतला होता है। तो जो गाढ़े प्रोटीन होते हैं ये लंबे लंबे पतले पतले बैंड की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये आप 11th में पढ़ोगे, ये मैं इसीलिए आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस जब चलने लगेंगी रेगुलर तो मैं आपको बोर्ड में अच्छे से, बहुत अच्छे से डायग्राम बना के बताऊँगा। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बोन से जुड़ी हुई होती हैं और ये बॉडी मूवमेंट में मदद करती हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट और डार्क, इनको बोलते हैं स्ट्राइशंस। तो इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, इन मसल्स के सेल कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं यानी गोल गोल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं यानी कोई ब्रांचेस नहीं होती, कोई डिवीजन नहीं होता इनमें, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। अब कुछ मूवमेंट होते हैं जैसे एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो खाने वाली नली है अपनी ईसोफेगस। ठीक है, तो इसमें फूड जो मूव करता है नीचे,
या फिर इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ताकि खाना नीचे चला जाए, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर आता है। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से खाने को रोक सकते नहीं हैं, ठीक है, या फिर ये नहीं बोल सकते कि खाने अब ऊपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो खाना एक बार पहुँच गया एलिमेंट्री कैनाल में तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब जो स्मूथ मसल्स होते हैं, अभी तक हमने कौन से मसल्स देखे? हमने अभी देखे स्केलेटल मसल्स। अब सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल नाम से क्लियर है, ये स्मूथ होती हैं, ठीक है। तो ये इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स को क्या बोल रहे थे? स्ट्राइटेड मसल्स। वैसे स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो हमारी मर्जी से ना चले, ओके। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। तो जो आँख की आइरिस होती है, ठीक है, यानी वो हिस्सा जहाँ से लाइट अंदर जाती है आँख के, तो वो हिस्सा किससे बना होता है? स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। और कहाँ? जो यूरेटर होते हैं। यूरेटर क्या होते हैं? किडनी से जो लंबे लंबे ट्यूब निकले रहते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं, ठीक है। यानी ये जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाते हैं, उनको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर किससे बने होते हैं? स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, ठीक है। और जो ब्रोंकाई होती है लंग्स में, ब्रोंकाई मतलब वो जो ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस कैसे? नोज़ से जो एक पैसेज जाता है, वो कहाँ तक जाता है? वो जाता है नोज़ से नीचे जाता है फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ईसोफेगस और एक लैरिंग्स, ओके। तो जो लैरिंग्स वाला पोर्शन है वो आगे जाके किस में खुलता है? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया डिवाइड होता है दो पार्ट में, ब्रोंकाई बोलते हैं उनको, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बाद में डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में पाए जाते हैं एल्वियोलाई। तो मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा जब ब्रीदिंग पढ़ाऊंगा आपको मैं 10th क्लास में, ओके। सो स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यूरेटर में पाए जाते हैं, ठीक है। आइरिस ऑफ द आई में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? ब्रोंकाई में पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स, ओके। इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं या इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरे तरह के मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स नाम से ही क्लियर है, कहाँ पाए जाएंगे? हार्ट में, ओके। तो हार्ट में के जो मसल्स होते हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, यानी हार्ट को धड़कने में मदद करते हैं, वो होते हैं कार्डियक मसल्स, ओके। तो एक कार्डियक मसल सेल कैसे होते हैं? ये सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी गोल गोल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं यानी डिवाइडेड होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएट यानी एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो सी टाइप के जो मसल्स हैं, इसमें आप देखेंगे कि ब्रांचेस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एक ही है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, ठीक है। सिलेंड्रिकल है यानी गोल गोल है, सिलेंडर जैसे, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गए अपने मस्कुलर टिश्यू। अब हम देखते हैं व्हाट आर नर्वस टिश्यू, ओके। सो नर्वस टिश्यू क्या काम में आते हैं? नर्वस टिश्यूज़ आर द टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग सिग्नल्स और द मैसेजेस टू द ब्रेन, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू कैसे काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो तुरंत आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। तुरंत आपके दिमाग में आता है कि हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई आप ठंडी चीज़ छूते हैं तो तुरंत आपका दिमाग बोलता है कि ये ठंडा है। तो ये सिग्नल आपके हाथ से लेकर आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं? ये नर्वस टिश्यू पहुंचाते हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू पतले पतले सेल्स से बने होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, पतले से होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दैट आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ये पाए जाते हैं कहाँ? ये पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, यानी रीढ़ की हड्डी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ब्रेन यानी जो अपना मस्तिष्क होता है उसमें पाए जाते हैं ये नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन की मदद से ही अपन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ब्रेन को मैसेजेस पहुंचते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, या किस चीज़ के पास जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, या क्या चीज़ टच करनी है नहीं करनी है। ये सारे सेंस के जो जितने भी मतलब सेंस हैं, या फिर जो भी अपन को पता चलता है, ठीक है,
कि ये अच्छा है या फिर बुरा है अपने लिए, ये सिग्नल के कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाते हैं नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है सेल बॉडी, दूसरा है एक्सॉन, तीसरा नर्व एंडिंग। ओके, तो सेल बॉडी जो है वो किसकी बनती है? डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस के मिलकर बनती है। डेंड्राइट्स मतलब कुछ ऐसे, जैसे पेड़ की रूट्स को डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही पेड़ की जड़ों जैसे होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, तो सेल बॉडी किससे मिलकर बनती है? न्यूरॉन की सेल बॉडी मिलकर बनती है डेंड्राइट्स और सेंटर में न्यूक्लियस। फिर एक लंबी सी जो पतली सी डंडी है उसको बोलते हैं एक्सॉन, फिर लास्ट में होती है नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये होता है एक न्यूरॉन। ऐसे लाखों न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल को एक से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचता है। ओके, तो ये जो ब्लू कलर का बीच में दिख रहा है आपको, ये माइलिन शीथ होती है, ये एक तरह की कवरिंग होती है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ऑल सेल्स possess द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सारे सेल्स के पास एक काबिलियत होती है नर्वस टिश्यू के कि जो भी सेंस उनको हो रहा हो वो उस सेंस को फील कर सकें। जैसे अगर कोई चीज़ गर्म है तो गर्म फील हो, ठंडी है तो ठंडी फील हो। ठीक है, तो ये सेल्स के पास यानी न्यूरॉन्स के पास कैपेसिटी होती है। हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। जो नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं, यानी उनको तुरंत पता चल जाता है कौन सी चीज़ गर्म है या ठंडी है। देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस मतलब वो फील या वो टच या वो सेंस। ठीक है, ठंडा है तो ठंडे का सेंस ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन तक, गर्म है तो गर्म का सेंस ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर ये सेंस को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। ओके, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन से क्या क्या बने होते हैं? ब्रेन में पूरे नर्वस टिश्यू होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और नर्व्स में होते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो इन टिश्यूज़ के सेल्स को क्या बोलते हैं? नर्व सेल या न्यूरॉन। ओके, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूरॉन में क्या क्या होता है? एक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है और क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ओके, a neuron consists of a cell body with a nucleus and a cytoplasm from which long hair like parts arise। लंबे लंबे बालों जैसे स्ट्रक्चर जो है वो निकलते हैं। ठीक है, यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। हर न्यूरॉन का एक लंबा सा पार्ट होता है सिंगल, जिसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और इस एक्सॉन में ही एक्सॉन से एक पार्ट जाता है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। एक्सॉन जो है आगे जाके सेल बॉडी डिवाइड हो जाती है डेंड्राइट्स में। ठीक है, ये ब्रांचेज होती हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक जो नर्व सेल है वो 1 मीटर तक का हो सकता है। ठीक है, मैनी नर्व फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर बंध जाते हैं और एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन एक नर्व बना लेते हैं। ठीक है, मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। दिस सिग्नल दैट पासेस अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या होता है? वो सिग्नल जो कि नर्व फाइबर से लेकर दिमाग तक जाता है, उस सिग्नल को बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस अलाउज अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जब हम अपनी मसल्स को मूव कराना चाहें तो वो मूव हो सकें, ये किसकी मदद से होता है? नर्व इम्पल्सेस की मदद से होता है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। अब जो कॉम्बिनेशन होता है नर्व और मसल टिश्यू का, वो बहुत सारे एनिमल्स में एक ही जैसा होता है। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे आपको कांटा चुभता है तो तुरंत आप पैर हटाते हैं, तो वो जो सिग्नल होता है वो आपके पैर से लेकर आपके दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? यही नर्व इम्पल्स करते हैं। किसके द्वारा? ये न्यूरॉन्स के द्वारा। ओके, सो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो भी डाउट्स हों आप पूछते रहें। ठीक है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों क्योंकि मैं डायग्राम बना के नहीं बता सकता अभी। ठीक है, बट जब क्लासेस रेगुलरली चलने लगेंगी तब मैं आपको बहुत अच्छे से बोर्ड में डायग्राम बना के हर एक चीज़, हर एक डाउट आपका क्लियर करूँगा। ओके, सो गाइज प्लीज़ कीप रिवाइजिंग ऑल माई लेक्चर्स
प्लीज़ कीप आस्किंग द डाउट्स, ओके, क्योंकि जितने ज़्यादा डाउट्स पूछेंगे उतने ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस. थैंक यू सो मच.